नमस्ते, मेरा नाम है सर्वेंद्र। आप देख रहे हैं द रिव्यू। दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा, जो हम आज बात करेंगे नेहरू से लेकर के नरेंद्र तक। तो इस पर बात करेंगे कि जिस तरीके से नेहरू गांधी फैमिली का ये जो पागल जो बैठा है राहुल गांधी, ये क्या कह रहा है कि ज़मीनें कैसे हड़प ली। वो सोनिया गांधी बोल रही थी एंटोनियो माइनो कि जो है कैसे हमारे सरहिंद को कैसे कब्जा कर लिया, सरकार को आकर के बताना चाहिए। अभी तो आप जान ही रहे हैं कि मीडिया में उनके जो चाइनीज़ मीडिया में जो यहाँ पे उनके पेरोल पे हैं चाइना के, यहाँ के मीडिया में भी बताया कि ऐसे नहीं पूरा कैप्चर कर लिया है वहाँ पे लद्दाख, ये हो गया वो हो गया फलाना ढिमका। हेडिंग्स, पेपर की हेडिंग्स आपने पढ़ी होगी, उसमें देखा होगा आपने कि कैसे 20 सोल्जर्स किल्ड वर्ड का यूज़ किया है, मर्टायर और इन सब चीज़ों का नहीं। टाइम्स ऑफ इंडिया, एनडीटीवी, इन सब लोगों ने मतलब किस तरीके से किल्ड 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 कहा कि हमारे घर में घुस करके वो जस्टिस काटजू जो है वो पाला हुआ कुत्ता कांग्रेसी, उसने कैसे बोला कि जो है हमारे घर में घुस करके मारा। सागरिका घोष, ये सारे लोग कैसे किस तरीके से लॉबी इनकी काम कर रही है, जो वामपंथी थे उन्होंने फैलाया अपना कि अरे इंडियंस मर गए। आप ये समझिए कि अगर ये इंडिया की जगह भी, कल भी एक न्यूज़ रिपोर्ट थी वो उस पर यूएसए की है, उसने कहा कि जो वो क्लेम कर रहे हैं कि 143 150 के प्लस मारे गए हैं चाइनीज़। इंडिया में 75 इंजर्ड थे, 20 किल जो कि मटायर हुए, जो वीरगति को प्राप्त हुए हैं। बाकी 72 के आसपास जो है 72 75 ऐसे दो नंबर में से एक था जो इंजर्ड हुए हैं। लेकिन उनके जो था वह 130। एक्चुअली हुआ क्या कि मारपीट में जब वो लोग मरने लगे और भागने लगे तो जो जो एक वहाँ पे जो जिस टापू पे, मतलब जिस टापू पे कह रहा हूँ, मतलब कि जिस पहाड़ पे, छोटा सा पहाड़ था, जिस चोटी पे खड़े थे वहाँ पे, वो पूरा का पूरा वो वेट नहीं संभाल सका। 300 के ऊपर थे वहाँ पे लोग, तो वो भगदड़ और मारपीट हो रही है वहाँ पे, तो वो उतना बेयर नहीं कर सका कैपेसिटी उन लोगों की, तो वो धड़क करके नीचे गिर गया। अब वो नीचे गिरा तो वो ठंडे पानी में चले गए, जब -डिग्री का टेम्परेचर है वहां पे जाकर के गिरे और मर गए वो। और भी ज्यादा कैजुअलिटीज हो गई चाइना की। अब वो चाइना साइड में तो वो भागने लगे जब मार पिटाई होने लगी उनकी। तो और कई स्टेप्स थे, मैं आपको बताता हूँ चाइना का क्या है कि उसका जो है वो कहता है कि जो है हाइड योर ड्रैगर इन योर ग्लव्स विद स्माइल ऑन योर फेस एंड देन गेट योर एनिमी आर्मलेस देन स्टैब देम। ये चाइना की फिलॉसफी है उसके आर्मी की। तो मैंने भी उसको यही बोला कि भाई इंडियन आर्मी इज ऑल्सो रेडी टू ब्रांडिश इट्स स्वॉर्ड ना, ये ब्रांडिश इट्स स्वॉर्ड। तो भाई इंडियन आर्मी भी तैयार है अपने तलवारें लहराने के लिए। तुम ड्रैगर की बात कर रहे हो, हम तलवार की बात कर रहे हैं। तुम कह रहे हो कि स्टैब करोगे, वो तो हमेशा तैयार है भाई तुमको तलवारें लहराने के लिए। तो आप समझिए कि इंडियन आर्मी ने किस तरीके से इनको टैकल किया वहाँ पे। अभी भी बहुत आर्मी वहाँ पे डिप्यूटेड है। और इंडियन एक चीज़ आप जानिए कि मिलिट्री पावर को कभी भी इकोनॉमिकल पावर से कंपेयर मत करिए आप। चाइना इकोनॉमिकल पावर बना है लेकिन वो स्पॉन्ज है, वो स्पॉन्जी है। उसकी इकोनॉमी बहुत सॉलिड और अमेरिका की तरह या इंडियन की तरह सॉलिड नहीं, स्पॉन्जी है इकोनॉमी उसकी। तो वो प्रेशर पड़ेगा, वो क्रम्बल कर जाएगा, पूरा कोलैप्स कर जाएगा। अभी आप देखिएगा इसको कैसे क्रम्बल करता है ये पूरी दुनिया। और इंडिया अगर क्लिक कर गया मैन्युफैक्चरिंग में, जिस तरीके की प्लानिंग गवर्नमेंट की चल रही है, ब्यूरोक्रेसी और इंडिया की सिटीजन्स अगर साथ आ गए गवर्नमेंट के, आप समझ लीजिए कि चाइना को बर्बाद होने में 2 दिन नहीं लगेंगे। 2 दिन की बात मैं कर रहा हूँ, 2 दिन नहीं लगेंगे। जिस तरीके से चाइना का बिजनेस डिप कर रहा है, इंपोर्ट उनका 60% डाउन हो गए हैं, एक्सपोर्ट उनका 5% डाउन हो गया। 4,60,000 से ज्यादा कंपनियां उनकी बंद हो चुकी हैं, शट डाउन हो गया। 10 करोड़ से ज्यादा लोगों की जॉब चली गई है, अभी चली जा चुकी है, अब उनके पास अब नहीं है। अभी 30 करोड़ का एक्सपेक्टेड है कि आने वाले टाइम पे बहुत ज्यादा कंपनियां बंद होने वाली हैं इनके पास है। फ्रस्ट्रेशन लेवल है चाइना का। चाइना को वियतनाम मार रहा है, चाइना को हांगकांग मार रहा है, चाइना को यूगर्स जो है तिब्बत, इन सबको टैकल कर रहा है। वो चाह रहा है कि कैप्चर करे, लेकिन सारे के सारे इरप्ट हो रहे हैं वहाँ पे। वो चाइना, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका, सबसे कुछ ना कुछ किसी न किसी से बॉर्डर डिस्प्यूट है तो वहाँ पे कर रहा है, किसी से सी का डिस्प्यूट है तो वहाँ पे, ओशियन का डिस्प्यूट है वहाँ पे वाटर में वॉर कर रहा है, किसी से इकोनॉमिकल है, अमेरिका का तो है तो इकोनॉमी वॉरफेयर में कर रखा है वो। और दुनिया के ऊपर तो उसने कोरोना डाल ही दिया कि बायोलॉजिकल वॉरफेयर।
तो आप समझिए चाइना को कि चाइना के पास अब कुछ था नहीं, तो उसने ये सारी चीज़ें स्टार्ट की कम्युनिस्ट पार्टी की। कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी ही सारी गंदी है ये पूरी तरीके से। आप जहाँ पे देखा करें कम्युनिस्ट को, उनको हॉन्ट किया करें, उनको टॉन्ट किया करें, उनको बैडली ट्रीट करें आप उनसे मतलब एक तरीके से आप इस तरीके से ट्रीट करें कि आपको जैसे आप जैसे उनसे घृणा करते हैं, घृणा आती है, घृणा किया करें उनसे, आप जैसे नाली के कीड़े से की जाती है वैसे किया करें आप उनसे घृणा। अब जो अपना टॉपिक था हम उस पर जल्दी से बात करना स्टार्ट करते हैं कि नेहरू और नरेंद्र तक, नेहरू से नरेंद्र तक। तो आइए देखते हैं कि कब जैसे ये जमीन की बात कर रहा है राहुल गांधी की, हमारी और सोनिया गांधी, ये दोनों बात कर रहे हैं। वो प्रियंका जो है वाड्रा की, जो जिसने पूरा जमीनें हड़पी लेकर के बाद, इसके खानदान की जमीनों से बहुत ज़्यादा रिलेशन है। इसका जो है घर में जो दामाद बैठे हैं, बेटे बैठे हैं, बिटिया है, वो सब इंटरनली जमीन पूरा हड़प रहे हैं, पूरा गोल कर रहे हैं, उनको स्कैम कर रहे हैं। और जो प्राइम मिनिस्टर इसके घर का बन जाता है, चाहे वो नेहरू हो, चाहे इंदिरा हो, चाहे राजीव बैठा रहा हो, चाहे फिर जो है सोनिया बैठी हो मनमोहन को बैठा करके, वो पपेट अपना पुतला, वो रोबोट को। तो इस तरीके से इन्होंने ये बॉर्डर एरिया बेचते हैं इनको। ये कोई ऐसा नहीं है कि हड़प फड़प लेती, कोई ऐसी आर्मी नहीं है कि जो कि आकर के आर्मी, आपकी आर्मी क्यों नहीं एग्रेशन करके किसी का हड़प लेती है, कोई और आर्मी किसी और का नहीं हड़प रही है ना। तो ये यहाँ पे क्यों रहा है, क्योंकि यहाँ पे जब ये बैठा है फैमिली, तभी तब क्यों गया। 3-4 साल के लिए मोरारजी देसाई थे, 6 साल के लिए अटल बिहारी थे, बीपी सिंह हुए, चंद्रशेखर हुए, ये बीपी सिंह भी तो प्राइम मिनिस्टर थे, तब तो कुछ नहीं हो गया। मतलब जमीनें तो नहीं हड़पी गई उस टाइम पे, तो कैसे जब इनके टाइम पे रहता है तभी कैसे जमीनें हड़पी जाती हैं। दैट मीन्स कि ये बेचते हैं उसको, ये स्टार्टिंग से जमीनें भारत की बेचते आए हैं चाइना को, पाकिस्तान को, बांग्लादेश को, नेपाल को, जो भी कंट्रीज हैं। नेपाल अभी भी अपने नेबर का है, अपने सबसे ज्यादा। वहाँ पे सिर्फ एक ओली है, ये जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आई हुई है वहाँ पे, ये जाते ही सब कुछ खत्म है, वो उसके अगेंस्ट में पूरा चल रहा है चाइना में अभी भी। ठीक, तो कब कौन सी जमीन गई, ईयर बाय ईयर अपने लोग बात करेंगे उस पर। सबसे पहले बात करते हैं 1962 की। 1962 सारी दुनिया जानती है। ये राहुल कह रहा था कि कहाँ प्रधानमंत्री कहाँ छुपे हुए बैठे हैं, क्यों छिप रहे हैं, बोले। तो मैं बता दूं, नेहरू छिपा हुआ था जब 1962 का वार होता है, भाग जाता है वो अमेरिका, यूएसए भाग जाता है, वहाँ पे बैठा रहता है। अब उसके बाद फिर जो है ये जमीनें चली गई यहाँ से। 38,000 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन चाइना ने 1962 के वॉर में अक्साई हिंद उसको कहते थे, वो कैप्चर कर लिया। अब उसको कहते हैं अक्साई चीन, उसका नाम चेंज हो गया। लेकिन आप हमेशा अक्साई हिंद कहा करें उसे, आप लोग हमेशा अक्साई हिंद की बात किया करें। 38,000 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन थी, उसको उठाया। और उसके बाद फिर जब लौट करके आता है तो इतना बेशरम आदमी नेहरू था कि उसने क्या बोला पार्लियामेंट में कहा, कहता है कि वहां, अरे लद्दाख में तो कुछ होता नहीं, वहां तो घास का तिनका नहीं उगता। ऐसे ही इस नेहरू ने यही बोला था जब बांग्लादेश को इसने अलग किया था, कहा था कि वो तो दलदल है, वहां पे तो सिर्फ मच्छर और कॉटन होता है, कपास होता है वहां पे, बस और कुछ नहीं हो सकता, वो तो दलदल, वहां कपास और मच्छर होते हैं। कपास पे पूरा का पूरा भारत के पूरे जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था, जो एंशियंट इंडस्ट्री जो थी भारत की, औद्योगिक यूनिटें, इकाइयां थी भारत की, कॉटन पे ही बेस्ड थी। भारत वर्ल्ड का इकोनॉमी सबसे बड़ा था उस टाइम पे कॉटन के बेस पे। तो उस टाइम पे पार्लियामेंट में कहता वहाँ घास तक नहीं उगती हैं। तो उस बेवकूफ़ को, ये महावीर थे उस टाइम पे, महावीर स्वामी, उसी के कैबिनेट में मिनिस्टर थे, उन्होंने भी अपना सर दिखाया, वो गंजे थे, वो बाल नहीं था उनको, उन्होंने कहा कि इस पर भी तो कुछ नहीं उगता है, तो क्या इसको उठा करके गर्दन काट दो मेरी, उठा करके दे दो दुश्मन को, किसी को भी। तो इस तरीके से बातें हुई थी वहाँ पे, और ये पार्लियामेंट में ऑन रिकॉर्ड में है। ठीक, और ये पूछ रहा है मोदी से कि वो कहाँ छिपे हुए हैं, हमारी जमीनें हड़पी जा रही हैं। जमीनें 1 इंच नहीं गई, लेकिन जमीनें हड़पी जा रही हैं, बता दिया जमीनें हड़पी जा रही। पता नहीं कौन सा नशा करता है ये बेवकूफ। उसके बाद फिर 1980 से आपको मैं रैंडमली कम चीजें बताऊंगा ताकि कि टाइम उतना ज्यादा लेंदी ना हो, ताकि आप जल्दी से समझ सकें। और उस पर आपको मैं जो वीडियो में देता हूँ ना कंटेंट, आप उसको स्टडी करके आप देख सकते हैं, फर्दर स्टडी करके आप और पूरा ब्रॉड पर्सपेक्टिव हर चीज उसकी देख सकते हैं, आप जान सकते हैं उसके बारे में। इसलिए मैं आपको ये वीडियो देता हूं कि यहाँ पे आप जान लेंगे कि ये है टॉपिक, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें नहीं डिस्कस की जा सकती हैं पॉइंट टू पॉइंट, ऐसे मैं सिर्फ एक सिनॉप्सिस दे देता हूँ आपको। उसके बाद 1980 से लेकर के 2013 तक इस तरीके से ईस्टर्न लद्दाख को चाइना ने कैप्चर किया, जिस तरीके से धीरे धीरे चाइना की पॉलिसी है महात्मा बुद्ध की तरह। वो धीरे धीरे 1000 ईयर्स का प्लान होता है उनके पास, 100 ईयर्स का प्लान होता है, 50 ईयर्स का प्लान होता है उनके पास। 5 ईयर प्लान नहीं होता जो रशिया का उठा करके कॉपी पेस्ट किया था नेहरू ने। ठीक है, पंचवर्षीय योजना नहीं चलती चाइना में, वो
उतना बड़ा पर्सपेक्टिव में वो जानते हैं कि जिसको क्लेम किया उन्होंने, उनके यहाँ पर्सपेक्टिव उनके यहाँ है कि हम 1000 साल बाद पूरा ले लेंगे ये जमीन। तो बहुत चाइना की जो पॉलिसी होती है बहुत लॉन्ग टर्म के लिए होती है वो। तो अभी वो आप जब पंचमकार पढ़ेंगे, हमारे जो शंकराचार्य थे, जो उन्होंने किया था पंचमकार में, उन्होंने डाला था कि जो है मसीह जो थे, मसीहवाद और मोहम्मदवादी, इस तरीके से उन्होंने बनाया था, मार्क्सवादी, इस तरीके से पंचमकार होते हैं, उनके पंचमकार आप पढ़िएगा, ये आधुनिक इसमें आ जाते हैं। वो उस टाइम पे बनाया था उन्होंने बौद्ध धर्म को टैकल करने के लिए और सनातन का फिर से वो विस्तार करने के लिए, उस टाइम पे था शंकराचार्य का। किसी दिन उस पर भी बात करेंगे अपने लोग पूरा। तो अभी वो लोग धीरे धीरे अपना पॉलिसी 1980 से 2013 के बीच में कैसे कैसे किया इन्होंने। एक जमीन इन्होंने कैप्चर किया काकजुंग में 45 किलोमीटर के डेमचौक के पास, क्योकुल सेक्टर में, कुयल सेक्टर में, डेमचौक में 45 किलोमीटर का एरिया चाइना ने कैप्चर किया था। ठीक है, अब उसके बाद फिर जो कि रिजल्ट ये होता है कि इसका क्या चला था कि कुसहुल, नाम मैं थोड़ा सा पढ़ करके बताऊंगा क्योंकि अजीब सा प्रोनाउंसिएशन होता है, तशांग, निदार, न्यामा, मड, दुंगती, कुलियूंग, लामा विलेजेस थे ये सारे के सारे। ये जहाँ पे 80,000 भेड़ें, बकरियां ये सब चराते थे वहां के लोग, अपने लोगों के यहाँ 4000 याक थे और उनके पास पॉनीज भी थी, जो वो टट्टू उट्टू होते हैं, वो सब चराते थे वहां पे 45 किलोमीटर की एरिया में। तो इसको कैप्चर किया अभी इन्होंने, चाइना ने कैप्चर करने दिया चाइना को इन्होंने। ठीक है, अब उसके साथ वो हुआ कैसे कि उनका पास्चर लैंड था, वो जो एरिया जितने मैंने आपको नाम बताया 5-7, इसमें था कि जो है वो एरिया था, वहां पे सर्दियों में घासें होती थी, तो वो चराने वहां पे जाते थे। लेकिन अब वहां पे नहीं जाते हैं वो, क्योंकि वो चाइना ने ऑक्युपाई कर लिया है। ये कब हुआ? 2013 में। एक होता है केजू नारो में लद्दाख का प्रारंभ, स्टार्टिंग है वो बॉर्डर एरिया की, 1 दिन की दूरी पे है वो डेमचौक से, उसको कैप्चर किया है इन्होंने। और उसके साथ साथ नक्सांग है नाम इसका, NAGTSANG, नक्सांग। 1984 में ये कैप्चर होता है जमीन। 1991 में नाकुंज को कैप्चर कर लेते हैं, चाइनीज ले गए आपका। 1992 लुंगामा सेडिंग का है वो। 2008 में जो एक और बिट थोड़ा सा और चुका, सेंकाजुंग का है, स्काकजुंग का है, स्काकजुंग, SKAKJUNG, ये यहाँ का लिया। अब PLA वहां पे वो होता कैसे है कि पता कैसे चलता है, वहां पे पहले लोग जाते थे, अभी वहां पे बॉर्डर बनाकर वहां पे सारा चीजें अपने लेकर के वहां पे आर्मी बैठ गई उनकी। उसके साथ साथ इन्होंने अभी किया, वो पूरा वहां वो जो पास्चर लैंड होता था उसको वो कैप्चर करते गए धीरे धीरे, कभी 20 किलोमीटर, कभी 10 किलोमीटर, कभी 45 किलोमीटर, कभी 600 स्क्वायर किलोमीटर, इस तरीके से वो धीरे धीरे कैप्चर कर रहे हैं। 1980 से लेकर के 1900, ये जो माओवाद जो चालू हुआ था, ये इस पर बात करेंगे कि 1962 में जब चाइना किया, उसके बाद फिर 65 में एग्रेशन करता है, 67 में एग्रेशन करता है, दोनों बार मार खाता है। तो उसने स्टार्ट किया माओवाद आपके यहाँ, उस पर बात करेंगे। जैसे जियाउल हक का है वो बात करेंगे, दोनों पे बात करेंगे। पाकिस्तान और चाइना के ये जो टेररिज्म है, भारत जो माओवाद और ये इसका कर रहा है, जो फेस कर रहा है, इसको भी बात करेंगे। इस पर भी मैं अपना एनालिसिस आपको बताऊंगा। तो देपसोंग में अब आते हैं, लेटेस्ट जो हुआ है देपसोंग में जो कैप्चर हुआ था 640 स्क्वायर किलोमीटर का जब हुआ था, तब ये होता है। और इस पे रिपोर्ट किसकी आई थी? श्याम सरन की। उस समय फॉरेन मिनिस्टर थे, वो कांग्रेस के थे, यूपीए सेकंड गवर्नमेंट चल रही थी। 2013 12 अगस्त का है वो उनका रिपोर्ट जो आया है मीडिया में, उस दिन का है, उन्होंने डाला था। और सितंबर में उसको क्या कहता है मनमोहन, क्या कहता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ऐसे कोई जमीन नहीं कैप्चर की है, चाइना से क्या बढ़ाई करना, क्या लड़ाई करना, चाइना इसको नहीं बढ़ाना चाहिए हम लोगों को, ये उसका स्टेटमेंट है। वो जो बैठा था वो एनजीओ बाज, धंधेबाज एनजीओ का, अपनी बेटियों को जो एनजीओ चलाता है, मनमोहन सिंह, जिसको सब लोग बहुत बड़ा फिनेंस मिनिस्टर समझते हैं, इकोनॉमिस्ट, वो चोर को। देपसोंग का 2013 19 किलोमीटर अंदर भारत के आकर के बैठा, चाइना के 19 किलोमीटर अंदर। जो ये उस समय की बात को अभी उठा करके बता रहे हैं कितने किलोमीटर अंदर आ गया चाइना, ऐसा नहीं है, उस समय की बात को उठा करके अभी बता रहे हैं। ये अभी कुछ नहीं घुसा, वो उस टाइम पे घुसा था। अभी सिर्फ बफर एरिया में वो अपने 11 किलोमीटर एग्रेशन किया, 2.5-3 किलोमीटर पीछे गया। भारत ने भी जितना 22 किलोमीटर का था उसमें 11 किलोमीटर आए थे वो, उसके उसमें अभी आगे नहीं आए हैं ये लोग।
तो अभी जब हम बात करते हैं अगर कि ये चाइना का ये पूरा श्याम सरन की जो रिपोर्ट थी 640 स्क्वायर किलोमीटर, और इसको एक्सेप्ट कौन करता है? इसको एक्सेप्ट करता है उस टाइम का लेफ्टिनेंट जनरल जो था उस टाइम पे, गुल पनाग एक्ट्रेस जो है उसका बाप जो पनाग था, वो उसका नाम पूरा नहीं याद है, पनाग है। तो ये लोग, तभी मैं सोचता हूँ कितना पैसा होता कैसे है इनके पास, अगर ये जमीनें नहीं बेचते होंगे, वहाँ की जमीनें बेचते हैं, वहाँ से पैसा लेते हैं, इतना लग्जरी लाइफ जीता है यहाँ का जो करप्ट होते हैं ये काटजू उर्जू जस्टिस वस्टिस के हैं, ये ढेर सारे एन राम है, जो ये सारे जो ऑफिसर्स होते थे नेवी के, कर्नल होते हैं रिटायर्ड, कई जो बेईमान जो होते हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं, सबकी नहीं बात कर रहा हूँ, जो बेईमान है सिर्फ उन्हीं की बात कर रहा हूँ अपने आर्मी के पर्सपेक्टिव में। अगर नेताओं के ऊपर तो कोई मतलब नहीं है, वो तो है ही है हरामजादे। मनमोहन ने इनकार कर दिया इस पे। अब वो होता कैसे था, मैं आपको बता रहा हूँ कि 2008 में एक रोड बनती है राही नाला में, राही नाला एरिया है, जिसको ये कैप्चर होने 640 स्क्वायर किलोमीटर में जो गया था, जो मनमोहन कहता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ वहाँ बॉर्डर पे, ठीक है। 2013 में जब उन्होंने कैप्चर कर लिया और भारत की जब आर्मी जाती है पेट्रोलिंग के लिए तो मना कर दी जाती है उसको, वहां पे नहीं एंट्री कर सकती है। तो कहाँ गई वो 640 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन, ये बताएगा? ये इससे कौन पूछ रहा है? इससे क्यों नहीं पूछते हैं ये बीजेपी वाले, क्यों नहीं पूछते? अच्छा देखिए एक चीज ये देखिए आप कि इतना सारा कुछ हो रहा था लेकिन बीजेपी कितनी कमजोर थी, और मतलब कांग्रेस जब गवर्नमेंट में होती है 130 सीट के साथ, तो बीजेपी 84 सीट के साथ अपोजिशन में होती है, सबसे बड़ी पार्टी। लेकिन और होती कौन है? सुषमा स्वराज। हम लोग इतना बड़ा लीडर उनको मानते हैं, लेकिन इनकी लोगों की चूं तक नहीं निकलती थी कभी भी, ये लोग चूं तक नहीं कर सकते थे। लेकिन 303 सीट के साथ बीजेपी की इन लोगों ने नाको चने चबवा दिए हैं। आप सोचिए इनका नेक्सस कितना बड़ा है, कितने घाघ, कितने घटिया, कितने धूर्त लोग हैं ये लोग, कितने वामपंथी, कितना मतलब किस तरीके से घेरता है आपको, ये समझिए, आपको पता तक नहीं चलता, वो आपको धीरे धीरे अपने शिकंजे में कस करके आपको पीस डालते हैं ये लोग। तो कांग्रेस, वामपंथी और जिहादियों का ये जो नेक्सस है सबसे खतरनाक है। आप बॉलीवुड का आप देखिए, कोई आया कि नहीं मैं प्रोडक्ट नहीं एडवर्टाइज करूंगा, मैं इसका कॉन्ट्रैक्ट वो करता हूँ, जो होगा एक्सपेंसेस ले लें, तरीके से आया कोई नहीं बोल रहा है जी। वो हर छोटी बात पे बहुत जानकार बन करके चले आते हैं। सारे 10th फेल हैं वो सब, कोई 10th पास नहीं होता उसमें जनरली, या तो कहीं दूर स्कूल से पास हो जाएंगे, और कोई बाहर डोनेशन दे करके ऑस्ट्रेलिया से और इनके सबके यूनिवर्सिटी से पढ़ करके आ जाएंगे। उनकी यूनिवर्सिटीज की हालत मैं जानता हूँ बहुत अच्छे से, मैं बता रहा हूँ आपको। उनकी यूनिवर्सिटीज में, जो यहाँ की यूनिवर्सिटीज में जो क्रैक नहीं कर पाते उनके कट ऑफ के एग्जाम्स में और सारा कुछ, ये सारे उठा करके पैसा दे करके बाहर की यूनिवर्सिटीज में पढ़ने जाते हैं। ये सारे ये बेवकूफ से होते हैं, ये सब इनके बहुत ज्यादा ब्रेन नहीं होता इनके, ये इनको बुद्धिमान मत समझा करिए आप लोग। तो अब होता क्या है कि 2013 में इन्होंने इस तरीके से उसको कह दिया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ था वहां पे, राहिल मारा वहां वो भी गई आपकी जमीन। 2013 में ही सेना को रोक लगा दी गई थी। 3 इडियट्स की जो मूवी बनी है उसमें जो लास्ट में वो ड्रोन करते रहते हैं ना, उस टाइम पे मैं अपने पोस्ट ग्रेजुएशन में कर रहा था अपना, तो अभी उस टाइम 2010-11 9-11 के बैच में था। तो अभी उस टाइम पे वो वाला डेल आप जो वैली थी जो था वहाँ पे तो शूटिंग हुई, लेकिन अभी आधा वो पूरी की पूरी चाइना ने हड़प लिया है। वो 2013 640 स्क्वायर किलोमीटर में ही गया है। मैंने वो टॉपिक तभी भी पढ़ा था, तभी भी मैंने उस पर पढ़ा था ये सारा चीज। पुकचे न्योमा और डीओबी दौलता बेग ओल्डी, जो मैंने आपको बताया कि जो ये 3 वहां पे लद्दाख में जो बनाए गए हैं, और 8 मैंने पीछे वाले वीडियो में बताया था, 8 और 3 11 पूरा जो है एजीएल एडवांस लैंडिंग ग्राउंड भारत ने बनाया था अपना। तो उसके लिए अब चाइना को क्या थ्रेट है उस पर कि नाथुला दर्रा जो आपने पढ़ा होगा बचपन की किताबों में, वो जो वहां से हाईवेज और ये सारे मिलिट्री के लिए जो मूवमेंट के लिए जो बना रखा है चाइना ने, वो पूरा थ्रेट पे आ जाएगा उससे। इसलिए वो चाह रहा है कि दौलता बेग ओल्डी और ये सारा चीज कैप्चर करे, वो लड़ गए वहां पे डिस्प्यूट क्लियर वहां पे क्रिएट कर दे और वो सारी चीजें स्टक कर जाए भारत की। उनको चोक करना चाहता है वो, जबकि अभी पॉसिबल हो नहीं पा रहा उसे किसी भी तरीके से। तो अभी जो ये चाइना का, अभी देखिए 80% जो भारत का अब एडवांटेज जो मिलिट्री का देख लेते हैं, अगर हम थोड़ा सा बात करें मिलिट्री पर्सपेक्टिव पे, तो भारत का पहले तो आर्मी की बात कर लेते हैं। आर्मी क्या, तो हमेशा वो प्रैक्टिस में रहती है इंडिया की, उनका अपने प्रैक्टिस में रहती है वो बहुत ज्यादा है। तो कभी रशिया से, कभी साउथ कोरिया के साथ मिलकर के छोटी मोटी प्रैक्टिस अपनी करते रहते हैं, पाकिस्तान के साथ। इंडिया के वर्ल्ड वाइड हर कंट्री के साथ भारत के वॉर प्रैक्टिस होती रहती है, आर्मी की, नेवी की, एयरफोर्स की, हमेशा। तो इंडियन आर्मी की, और जो अभी जो पहले 1962 में था, क्या था कि नीचे थे, उनके पास इक्विपमेंट्स नहीं था, उनके पास कपड़े नहीं थे, उनके पास उस टाइप के सारे कुछ भी इक्विपमेंट नहीं था।
हाई एल्टीट्यूड का जो था और वहां पे ऑर्डर भी नहीं था। अभी हाई एल्टीट्यूड के इक्विपमेंट्स हैं भारत के पास, सियाचिन पे बैठा है दुनिया के सबसे, और भारत की आर्मी हाई एल्टीट्यूड के लिए बिल्कुल ट्रेंड है पिछले 40-50 सालों में। सबसे दुनिया की सबसे हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर के लिए भारत की आर्मी इज वन ऑफ द बेस्ट एंड वन ऑन स्टैंड्स ऑन फर्स्ट रैंक। तो अभी वो फर्स्ट रैंक पे है। तो अब जब आप लिस्ट में देखें तभी भी कोई हाई एल्टीट्यूड किसी के पास है ही नहीं, किसी दुनिया में कहीं कहाँ पे है आप बताइए, कहीं पे नहीं है, इतना हाई एल्टीट्यूड कहीं पे नहीं है। तो भारत की आर्मी उसी हिसाब से ट्रेंड की गई उसको, तो वो रैंक 1 पे है अभी। अब उसके साथ 80%, अब हम बात करते हैं जो ये तो हो गया कि आपका हाई एल्टीट्यूड को वॉरफेयर और ये सारा कुछ हमेशा वॉरफेयर में रहते हैं, आप जानते हैं, हमेशा कभी कश्मीर में, कभी कहीं पे, कहीं कभी कभी पे, तो आर्मी हमेशा एक्टिव रहती है अपनी इंडिया की। उसके साथ हम बात करते हैं जो इनके नेवी का है, इंडियन नेवी और उनके नेवी, उनकी नेवी को हमेशा हमारे ओशियन में आना पड़ेगा, इंडियन ओशियन में 80% ट्रेड उनको होता है वहां से। और स्टेट ऑफ मलक्का निकोबार जो आपको बताया था पिछले वाले वीडियो में कि वो भारत के लिए एडवांटेज है। भारत के बहुत सारे ऐसे आइलैंड्स हैं जो कि भारत को डोमिनेंस देते हैं चाइनीज नेवी के ऊपर। यहाँ जाएंगे 80% आप बिजनेस चोक करिए इनका, इनके एक एक वॉरफेयर जितने भी हैं शिप्स उनको चुटकियों में खत्म कर सकता है भारत। अभी उसके बाद फिर करते हैं आईएएफ की बात, इंडियन एयरफोर्स की बात। इंडियन एयरफोर्स के पास राफेल अभी नहीं है, राफेल के 3-4 ही हैं अभी। उसके जब राफेल आ जाएगा तब तो बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन हो जाएगा। लेकिन अभी अगर जो भी अपने वॉर फाइटर्स हैं, फाइटर प्लेन्स हैं, वो ज्यादा बेटर हैं इनके, जो कि अभी अगर बात करें आपके वेस्टर्न जो इनका बनाया हुआ है इन्होंने थिएटर कमांड चाइना ने, जो कि रशिया और इंडिया दोनों को देखता है। लेकिन अभी जो भारत का जो है, जो वेस्टर्न जो है, जो फ्रंट है, ये पूरा का पूरा जो लद्दाख से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक जाता है, नॉर्थ ईस्ट तक, ये हमेशा ये जो लद्दाख का एरिया है भारत का ज्यादा एडवांस में है। तो भारत का जो ये लद्दाख एरिया से जो होकर के जाएगा ये पूरा का पूरा, और यहाँ अरुणाचल प्रदेश तक जो जाते हैं, वहाँ पे इनके एयरप्लेन्स की जो है वो पतले हवा में, आर्म्स एमुनिशंस इनको लेकर के अपना वेस्टर्न साइड से लेकर के आना पड़ेगा। जो भारत का बॉर्डर शेयरिंग चाइना का है, तो कुछ साल पहले 1962-1950 तक तो भारत का बॉर्डर लगता नहीं था वहाँ पे, वो तिब्बत को हड़प लिया, भारत का बॉर्डर लगने लगा चाइना से। तो पहले तो कभी था ही नहीं। तो अगर हम देखते हैं इसको कि यहाँ पे जब इन्होंने मतलब जो ये जहाज लेकर के आएंगे वहां से टेक ऑफ करेंगे, तो हाफ आर्म्स एम्यूनिशंस लेकर के जा पाएंगे इनके 50%, हाफ इनकी फ्यूलिंग हो पाएगी, पतले हवा में उनको उड़ना पड़ेगा। जबकि भारत के साइड में जो है, जो भारत के जहाज हैं, वो पूरे एम्यूनिशंस, आर्म्स एम्यूनिशंस के साथ उड़ेंगे, पूरे फ्यूलिंग होगी उनकी, और पूरे डेप्थ तक जाएंगे पूरे चाइना के पास, उनको मोटी हवा मिलेगी उड़ने के लिए। तो भारत को यहाँ पे बहुत ज्यादा एडवांटेज मिलेगा चाइना के ऊपर, इंडियन एयरफोर्स को। ये 1962 में भी था, लेकिन नेहरू ने मिल करके रशिया के साथ वहां पे अटैक नहीं किया, एयरफोर्स को कोई ऑर्डर नहीं दिया, और जो मिलिट्री लड़ भी रही थी आर्मी, उसको भी सिर्फ 10-10 गोलियां और पुराने मस्कट दे दिए थे, जिसको 303 की बंदूक बोलते हैं, ठीक है। तो उसको मतलब आप समझिए कि किस तरीके से 1962 को हरा करके एक तरीके से पेस्ट कर दिया गया। अभी प्रयागराज में और यहाँ पे अहमदाबाद में जो कांग्रेस के कई लीडर्स हैं, वो लोग कह रहे हैं कि भारत का, वो चाह रहे हैं, वो बाकायदे है उनके रिकॉर्ड पे, वो चाह रहे हैं, उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर वो चाह रहे हैं कि भारत का वॉर एक बार चाइना से हो जाए, ताकि जो नेहरू का कलंक है, कह रहे हैं वो धुल जाएगा, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि भारत हार जाएगा इसमें। लेकिन उनको बेवकूफों को ये नहीं पता कि अभी इंफ्रा वहां डेवलप हो चुका है, भारत की आर्मी के लिए इजी है वहां पे कैप्चर करना, जाकर के टैकल करना उसको। तो अभी समझिए भारत की आर्मी कहीं कैप्चर नहीं करती है, सॉरी वो वर्ड पे से। तो अभी जो इनके पास जो फ्लाइट जो भी हैं, जो जिस तरीके से हैं, जैसे वेस्टर्न को मैं बता रहा हूँ कि इन्होंने अपना थिएटर कमांड बना रखा है, भारत का थिएटर कमांड बन रहा है, सीडीएस बन चुका है। अभी उससे एलोकेशन हो जाएगा कि इस फ्रंट को ये देखेंगे, इस फ्रंट को ये। तो जो अभी यहाँ पे देखें 4th जनरेशन प्लेन है इनके पास 101, जो कि इन्होंने वेस्टर्न पे लगा रखा है, जिसमें इनको रशिया को भी टैकल करना है, भारत को भी टैकल करना है। भारत के पास इनको सिर्फ इनको टैकल करना है, इनके पोजीशन पे 150 से ज्यादा 4th जनरेशन के वहां पे फाइटर्स लगे हुए हैं, जो कि इनसे बेटर हैं। अब बात करते हैं जो 4.5 की या उससे एडवांस जनरेशन, J-17 और सुखोई 27 लगा रखा है इन्होंने। भारत ने सुखोई 30 लगा रखा है, जो कि इनके वाले से एडवांस में है। उनकी भी इनके पास है 27 और भारत ने लगा रखे हैं 84। तो आप समझिए कि भारत के पास 84 हैं, इनके पास 27 हैं, भारत के पास 84। तो आप समझिए कि ये कहीं पे भी नहीं टिकते हैं भारत के सामने। एयरफोर्स हो, नेवी हो और आर्म फोर्सेज हो, जो आर्मी है,
वहां पे ये कतई नहीं टिकते हैं। अब भारत और चाइना का दूसरा सेगमेंट आता है इकोनॉमिकल का। इकोनॉमिकल में वो नो डाउट ज्यादा आगे हैं, लेकिन भारत का स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी बन रही है धीरे धीरे। ये 5 ट्रिलियन वाला जब स्टार्ट हुआ, आप टाइमिंग देखिए, 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की बात जब स्टार्ट हुई, 3 ट्रिलियन आप पहुंच रहे थे, प्लानिंग आपकी चल रही थी, उसी समय इसने बायो वॉरफेयर स्टार्ट कर दिया है। तो आप समझिए कि उसको लिंक अप करेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें बड़े पर्सपेक्टिव में अगर आप देखेंगे जूम करके, तब आपको चीजें दिखाई पड़ेंगी कि डॉट्स कहाँ कहाँ पे हैं, उनको कैसे कैसे फेस रिकॉग्नाइज करना है, इनके पीछे का इनका रीजन क्या है। तो अभी ये कहीं पे नहीं टिकता। अब ये इनके अंदर क्या है कि ये है कम्युनिस्ट कंट्री, इनके अंदर ये कुछ 5-6 टुकड़े टूटने वाले हैं। मैं किसी वीडियो में ना उसको मैं कहता हूँ, लेकिन मेरे पास इतना ज्यादा इंस्ट्रूमेंट होता नहीं कि मैं उसको सारी चीजें कर सकूं। तो उसमें भी ये 5-6 टुकड़ों में टूटेंगे। ये हान चाइना है, जो मेन लैंड चाइना जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, वही मेन है इनका। उसके बाद फिर ये तिब्बत और ये उइगर्स जो है, मंगोलिया और इधर और हांगकांग, ये सब टूट करके निकल जाएगा इनसे। बहुत ज्यादा अनरेस्ट है चाइना के अंदर। अभी क्या है कि यहाँ पे इंडिया और चाइना का क्या है कि सिर्फ यहाँ पे इंडिया की कोई मीडिया नहीं है चाइना में, चाइना की मीडिया इंडिया में है कि एनडीटीवी है, या वामपंथी रेड माइक वाले जितने होते हैं, और समाजवाद समतावाद की बात जो करते हैं, आनंद बाजार पत्रिका वाले ये जो हैं, एबीपी न्यूज जिसको बोलते हैं, द टेलीग्राफ जिसका है जो बंगाल में चलता है, इस तरीके से आज तक हो गया, ये कार्ड होल्ड मेंबर्स हैं कम्युनिस्ट के। तो ये अपना चलाते रहते हैं, ये कॉमरेड आपस में बात करते रहते हैं। जैसे एनडीटीवी है तो बृंदा करात की जो बहन है आरआरपीआर जो जिनको बोलते हैं, राधिका राय और प्रणव जेम्स राय नाम है उसका, वो देखिए वो ईसाई है और वो कन्वर्टेड है, वो उसमें बात करता है। वो प्रणय राय बताता है, जेम्स उसमें हटा देता है, लेकिन प्रणय जेम्स राय है। राधिका राय बिंद्रा करात की बहन है, ठीक है, और सही बहन है, दोनों आपस में वो करते रहते हैं। आनंद कौन है, कम्युनिस्ट है, वो सारे स्टेक होल्डर्स किसके लगे हुए तो आप सब जान ही सकते हैं। तो ये सारे इनके लिंक है। इंडियन आर्मी बहुत स्ट्रांग है, इकोनॉमिकल और वॉरफेयर और मिलिट्री माइट, इकोनॉमिकल माइट और मिलिट्री माइट को दोनों चीजें डिफरेंट चीजें हैं। भारत की सिचुएशन सब कुछ बेटर है। भारत को 3 फ्रंट पे लड़ने के लिए उसने नेपाल को भी आगे पुशअप किया थोड़ा सा। तो इस तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से नेपाल, आप पाकिस्तान की तरफ ही देखते रहते हैं हमेशा, आपके बगल में नेपाल पाकिस्तान बन चुका है। वहां पे कितनी तेज कन्वर्जन हो रहा है, जैसे आपको सीरिया उरिया में बंदूकें AK-47 बिकती रहती हैं, ऐसे ही नेपाल में भी बिकती रहती हैं। अभी जो इंडिया के बॉर्डर पे है, इंडिया को भी सितंबर में जब ये शाहीन बाग हो रहा था, तब उस टाइम पे कई जहाज, कई ट्रक्स एम्यूनिशन से भेजे गए थे। सितंबर के टाइम पे कर्नल आरएशन सिंह का रिपोर्ट है इस पे कि उन्होंने बताया था कि, और वो रॉ के एजेंट भी रह चुके हैं, तो उन्होंने भी बताया था कि इस पे कि भारत में कैसे घुसाया गया, और ये बिहार के जो है पूर्व सांसद जाकर के कैसे रिसीव किए हैं। तो बिहार के पूर्व सांसद के बारे में बात करूं कि पप्पू यादव जो हैं, उन्होंने पुलुरिया में भी वेपन्स ड्रॉप जब हुआ था, पुलुरिया बंगाल का एरिया, वहां पे भी जब ड्रॉप हुआ था, तब भी पप्पू यादव का नाम आया था कि नक्सलवाड़ी को चलाने के लिए जो हथियार गिराए गए थे, उसको रिसीव करने पप्पू यादव ही गए थे। इस तरीके से इनका सबका नेक्सस है, ये एक आरोप है, और सबके खिलाफ आरएसएन सिंह का इस पे बाकायदे रिपोर्ट्स भी हैं, संदीप देव के रिपोर्ट्स हैं इन पे। तो आप समझ सकते हैं इनका नेक्सस कैसे चलता है, ये क्या करते हैं अभी, और किस तरीके से ये देश के सुरक्षा के साथ खेलते हैं, कैसे हम लोगों को मिसगाइड करके रखती है कांग्रेस और इनके वामपंथी नेक्सस जिहादियों के साथ मिल करके। तो आपके दोनों तरफ थ्रेट है, एक तरफ कम्युनिज्म का तो वामपंथ का थ्रेट है, एक तरफ आपके पास एक्सट्रीमिस्ट इस्लामिक जिहादीज हैं। तो आप समझिए कि उनको आपको टैकल कैसे करना है। तो बहुत बड़ा थ्रेट है, आपको सोच समझ करके सारी चीजें, आप जो सोशल मीडिया पे भी आप कुछ भी लिखते हैं, वो एल्गोरिथम का एक होता है कि सोशल मीडिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करता है, चाइना हर चीज पढ़ता है। आप डेफिनेटली बायकॉट जरूर करिए चाइना का, हर चीज, हर एप्स हटा दीजिए उनके, आप उनका सोशल मीडिया से बिल्कुल बायकॉट करिए उनका। सोशल मीडिया पे सारा कुछ, चाइना हर चीज स्टडी कर रहा है आपकी, पूरी दुनिया की, सिर्फ आप ही की नहीं, पूरी दुनिया की। तो आपको ज्यादा से ज्यादा बताना है कि चाइना ने एग्रेशन किया, मारे गए उसके लोग, चाइना, तो वहां पे अनरेस्ट, मतलब कुछ भी करिए, आप ट्विटर पे जाइए, कुछ करिए, कहीं से किसी पोर्टल से करिए, आप करिए जरूर, उनके पास इंफॉर्मेशन जानी चाहिए। ग्लोबल टाइम्स उनका जो है माउथ पीस है, जो कि सरकारी न्यूज़पेपर है, उनकी न्यूज एजेंसी है, वहां पे आप जाकर के उनको ट्वीट कर करके दिन में एकदम पका दीजिए, फोड़ दीजिए उनको, और बिल्कुल से बाइकआउट करिए इनके प्रोडक्ट का। इसी नोट के साथ इस वीडियो को यहाँ पे आज स्टॉप करते हैं। वीडियो लाइक शेयर कमेंट करिए, अगर पसंद आ रहा है तो। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। टिल दैट, बाय बाय।